नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आज हम जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय कुटुंब न्यायालय की जो परीक्षा है उसका 2024 और अपनी तरफ से जो अच्छे अच्छे प्रश्न जो परीक्षा में बने हुए हैं उनको एक पीडीएफ के माध्यम से आपको उसका विस्तृत व्याख्या और अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इसके माध्यम से हम आपको वो सभी प्रश्न कराएंगे जो परीक्षा में बने हुए हैं, जिनके बनने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए आप वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, क्योंकि आपके लिए मैं आपको एक प्रश्न समझाऊंगा जैसे, तो आप खुद देख लेना कि आपको कहीं पर भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब मैं आपको ये प्रश्न बता दूंगा कि 16वां प्रश्न, अब 16वां प्रश्न बता दूंगा, आप समझ गए कि इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। तो आप क्या करोगे, उसके बाद आगे चले जाओगे। लेकिन जो इसमें मेन मैं आपको समझाऊंगा, जो प्रश्न और बनने वाले हैं इससे, वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। और जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न परीक्षा में बने, लेकिन ये जरूर है कि जो मैं बताऊंगा उसके बनने की संभावना काफी हद तक बन सकती है। इसलिए दोस्तों, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको वीडियो को, दोस्तों यार, 15 मिनट की वीडियो में उससे ज्यादा तो आप स्क्रॉल कर देते हो रील को। उससे अच्छा है कि अगर आप 15 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो को अगर पूरा ढंग से देखते हो, तो जो भी होगा इससे आपको लाभ ही होने वाला है। कहीं भी आपको इससे नुकसान नहीं होगा। ठीक है? और अगर आप रील स्क्रॉल करोगे तो आपका डबल नुकसान है, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं है। ठीक है? काफी कम समय बचा है, आपको अपनी परीक्षा पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आप 10-15 मिनट के इनको देखते रहोगे, एक तो अगर कुछ न पढ़ने से अच्छा आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी लगाओगे। अगर आप फर्स्ट एग्जाम दे रहे हो तो काफी अनुभव हो जाता है आपको। ठीक है? वहां भी आप परीक्षा दोगे तो आपको लगेगा इसी प्रकार के प्रश्न हैं, तो थोड़ा सा एक बेस रहता है। अब ज्यादा समय न गवाते हुए हम शुरू करते हैं आपका जो 2024 का पेपर है उसका पार्ट सेकंड। और जो पूरा जो ये सीरीज है उसका पार्ट आपको कराएंगे पार्ट 8। तो इसमें आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो उन तक भी पहुंच पाए। और दोस्तों, शाम 7 बजे हमेशा यहाँ पर क्लास चलती है। अगर आप कमेंट में करोगे कि कौन कौन सी क्लास चलानी है, तो हम वो सब क्लास चलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल तो हम जो आगामी परीक्षाएं हैं जिनके लिए समय बहुत कम बचा हुआ है, उनके लिए मॉक टेस्ट करा देंगे। तो चलो, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो दोस्तों, राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। तो जो राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा होती है ना, तो राज्यसभा और लोकसभा में क्या होता है कि जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं वो तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये पदेन सभापति होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये किस अनुच्छेद के अनुसार होते हैं? तो ये भारतीय संविधान के 89वें अनुच्छेद के द्वारा होता है। अब दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बल्कि आपको कमेंट में बताना है, मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ ये। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? कौन कौन इसमें भाग लेते हैं और कौन कौन नहीं लेते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न इतनी बार परीक्षा में घुमा फिरा कर बन चुका है कि जिसकी मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है? आप यूकेएसआई, यूके पुलिस या किसी भी परीक्षा में देखो आप, ये बहुत बार बन चुका है। ये आपको कमेंट में बताना है। जो अपने भविष्य के लिए ज्यादा सजग होगा वो जरूर कमेंट करेंगे, लेकिन अब और जबरदस्ती नहीं करूंगा मैं। लेकिन अगर आप इसका आंसर बताओगे तो लगेगा कि हाँ, तैयारी आप कर रहे हो। ठीक है? और पढ़ रहे हो इधर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का अर्थ क्या होता है? तो जीएनपी का दोस्तों जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबोर्ड। ठीक है? तो जीएनपी जो होता है वो होता है देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य और विदेशों से शुद्ध कारक आय। तो ये क्या होता है? एक जीएनपी जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य और विदेशों के से शुद्ध कारक आय। दोस्तों, जो हमारे देश में उत्पादित वस्तुओं की, दोस्तों मैं एक आपको बताता हूँ, एच डी आई के मूल तत्व आपको कमेंट में बताने हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी
क्योंकि सब प्रश्न, आप ऐसा मत समझो कि आप उत्तराखंड ही पढ़ोगे तो क्वालिफाई हो जाओगे। कोई मतलब ही नहीं है क्वालिफाई होने का। 40 नंबर पे थोड़ी आप क्वालिफाई हो जाओगे, और वो भी कंफर्म नहीं है कि 40 नंबर आने वाली है। ठीक है, आपको सभी प्रश्न, सभी अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करके फिर रिवीजन ढंग से तब जाके होगा। तो एचटीआई क्या है, सबसे पहले आप ये बताओगे मेरे को, और उसके बाद यूएनडीपी, यूएनडीपी आप मेरे को बताने वाले हो कमेंट में, ये दोनों क्या है। और एचटीआई के जो मूल तत्व हैं वो क्या है, वो मैं बता देता हूँ। जीवन, प्रत्यास्थता, और एक और है, वो आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों ये प्रश्न इतनी बार परीक्षा में बना हुआ है ना, कि आपको ये परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप अगर, जिन्होंने वो ARO आरओ का जो हाईकोर्ट का पेपर दिया होगा ना, तो उनमें काफी ज्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे। तो इसलिए तभी हम प्रीवियस ईयर आपको करा रहे हैं कि जैसे आपने उसमें भी देखा होगा पटवारी परीक्षा में भी, तो काफी प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे। प्रश्न वही थे लेकिन प्रीवियस ईयर से ज्यादा पूछे गए। तो ठीक है, सेम प्रश्न नहीं पूछता है प्रीवियस ईयर से, लेकिन वहीं से घुमाकर वहीं अगल बगल से पूछ देता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक संस्थानों में 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण कब से शुरू हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1 फरवरी 2019 से। दोस्तों जो संविधान संशोधन था, 103वें संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 2019 के तहत, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया था, जो फरवरी 2019 से क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो ये 2019 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला जन आंदोलन था? दोस्तों ये प्रश्न भी परीक्षा में बना हुआ था। दोस्तों ये इधर भी बना हुआ था, और ये यूपीएससी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में तक बना हुआ है। तो दोस्तों आपकी तैयारी सीमित नहीं है, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। यह आपके लिए सब जगह काम आने वाली है, अगर ढंग से पढ़ा होगा। यूपीएससी CAPF में भी ये बना हुआ था कि इनमें से जो पहला जन आंदोलन था वो कौन सा था, इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ था। सेम प्रश्न था दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन अलग था बस, और सब सेम था। ठीक है, तो जो पहला जन आंदोलन था दोस्तों, वो था आपका स्वदेश आंदोलन। 1905 का स्वदेश आंदोलन बंग भंग के विरोध में भारत का पहला व्यापक जन आंदोलन माना जाता है, जिसमें आम जनता की बड़े पैमाने पर भागीदारी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए ओएस संक्षिप्त नाम का आमतौर पर अर्थ होता है? दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और काफी अच्छा प्रश्न है। तो कंप्यूटर का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज से नहीं होगा। कंप्यूटर से भी काफी अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। तो अगर मेरी मानो तो आप, एक तो हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, और उत्तराखंड, इसकी तैयारी आपको इतनी अच्छी तरीके से करनी चाहिए कि इससे कोई भी नफर नहीं चूकना चाहिए। उसके बाद अदर में क्या होता है कि थोड़ा सा अलग भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से कोई भी चूकना नहीं चाहिए। तो ओएस का जो पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच क्या होता है, इंटरफेस। आप कभी ये प्रश्न पूछ देता है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच का इंटरफेस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में किसके तहत एक सरकारी कर्मचारी को निलंबित, सस्पेंड किया जा सकता है? दोस्तों ये आपके जो जीवन है, वर्तमान जीवन के लिए भी काफी उपयोगी है, एक व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी काफी उपयोगी, और परीक्षा के लिए भी काफी उपयोगी है। तो दोस्तों किसी भी अपराधी जो अपराध करता है के संबंध के लिए, खिलाफ एक मामले के लिए क्या करता है, सस्पेंड तब किया जाता है उसके आपराधिक मामले के लिए। सीसीएस रूल के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामले की जांच पर विचार प्रक्रिया चल रही हो तो उसे निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है? तो भौगोलिक जानकारी का स्रोत जो नहीं है वो है आपका प्राचीन महाकाव्य नहीं है। तो प्राचीन महाकाव्य मुख्यतः साहित्यिक स्रोत है, जबकि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भौगोलिक जानकारी के वैज्ञानिक स्रोतों में चट्टानी मानचित्र और यात्रा वृत्तांत शामिल है। अगला प्रश्न है, भविष्य निधि जो प्रोविडेंट फंड होता है, अग्रिम आहरण की स्वीकृति कब समाप्त हो जाएगी? तो दोस्तों ये 3 महीने की क्या बोलते हैं, समाप्ति पर क्या हो जाएगा, स्वीकृति पर समाप्त हो जाएगी। पीएफ जो होता है, प्रोविडेंट फंड जिसे कहा जाता है, भविष्य निधि हिंदी में कहा जाता है, यह आहरण की स्वीकृति जारी होने के 3 महीने के भीतर यदि राशि का आहरण नहीं किया जाता है तो यह निरस्त
लैप्स हो जाती है तो आपको 3 महीने के अंतर्गत इसको क्या करना पड़ता है, ऋण अग्रिम करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के महान गुरुओं को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जैन धर्म, ये आपका हिस्ट्री से भी प्रश्न बन चुका है, तो ये काफी अच्छे प्रश्न है। तीर्थक जिसे कहा जाता है, तो जैन धर्म के 24वें महान जो धर्म गुरु और तीर्थक कहा जाता है, प्रथम जो तीर्थक भगवान ऋषभदेव और 24वें तीर्थक महावीर जो स्वामी थे, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो जैन धर्म से है ये 24वें तीर्थक ही ज्यादातर पूछता है। अगला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाश है? तो दोस्तों ये होता है आपका पुनर्गठन और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक IBRD विश्व बैंक, ठीक है, वार्षिक प्रकाशन होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है, इसके लिए आपको IB का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से IR का पूरा ज्ञान होना चाहिए। फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है तो वो नहीं है, वो कौन सा नहीं है? देखो रोनाल्डो तो भाई ये तो सबको पता ही है, मेसी भी है ही, एम्बापे भी है ही, और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव नहीं है। ये एक जर्मनी टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब जैसे उत्तराखंड है, हिंदी है और कंप्यूटर है, तो ये आपके लिए मार्किंग बहुत अच्छी हो सकती है। देखो इस प्रकार का प्रश्न बन गया, जिन्होंने पढ़ा होगा, जो टचेबल रहे होंगे, जिन्होंने अच्छी तैयारी की होगी, वो तो उसको कर देंगे, लेकिन काफी का ये छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए वहां आपको मार्किंग अच्छी करनी है। अगर इस प्रकार के प्रश्न बनकर अच्छे प्रश्न बने तो मेरिट अच्छी चली जाएगी आपकी, लेकिन अगर इस प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे तो आप चूक जाओगे। इसलिए आपको अच्छी से आपकी तैयारी करनी है। प्रश्न अगला है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? तो NH7 आपका NH44 और NH7 जो है राष्ट्रीय मार्ग जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मियादी हंडी निम्नलिखित में से किससे विशेषताओं में बहुत समान है? तो मियादी हंडी जो है ये बिरमिया और मुद्दीबिर जो है उन पर है, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एक ही मिलेगा। अगला है, कोटेशन या बोली के बिना समापन खरीदने के लिए वित्तीय सीमा GFR के अनुसार क्या है? तो दोस्तों GFR के अनुसार ये 25,000 तक की खरीदारी बिना कोटेशन के की जा सकती है। सामान्य वित्तीय नियमों जो GFR है 2017 रूल 154 के अनुसार 2500 तक की, क्या 25,000 तक की खरीदारी पर बिना कोटेशन के की जा सकती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, इसके बाद आपका अगला भाग कराया जाएगा। इसी के माध्यम से भी मैं पूरा करा सकता हूँ, लेकिन आप बोर हो जाओगे इसलिए नहीं कराऊंगा मैं। अगर आपने कमेंट किया तो मैं आपको करवा भी सकता हूँ एक यूज में पूरा। निम्नलिखित में से कौन सी लघु अवधि के में एक विनिर्माण फर्म के लिए एक निश्चित लागत फिक्स कॉस्ट है? तो दोस्तों ये है भवनों पर बीमा। तो भवनों पर बीमा क्या है? एक विनिर्माण फर्म के लिए एक निश्चित लागत फिक्स कॉस्ट है। अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर भी भवन बीमा, किराया आदि स्थिर लागतें अपरिवर्तित रहती हैं। इस तरह से दोस्तों मैंने ये सेट भी आपको करा दिया है। इसके बाद दोस्तों अगला सेट जो आएगा उसमें भी सामान्य ज्ञान से कथित तथ्य काफी अच्छे हैं। तो अगर आप दोस्तों चैनल पर नहीं हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच पाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और शाम 7 बजे हमेशा क्लास लेना कभी भी मत भूलना, क्योंकि ये वही क्लासें होती हैं कि जो बिल्कुल लास्ट जब कुछ नहीं पढ़ा होता है तो उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और जिन्होंने सब कुछ भी पढ़ा है उनके लिए रिवीजन के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए ये क्लासें आपको जरूर लेनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।